यह महिला सांसद पागल हो गई है। बैठक में राष्ट्रपति का मजाक उड़ा राष्ट्रपति, क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? मैं बस अपना काम कर सकता हूँ, पता नहीं किससे शुरू करूँ। राष्ट्रपति ने देखा वह असंतुष्ट है तो उसे निजी बातचीत के लिए कार्यालय बुलाया। राष्ट्रपति, यह स्थिति अच्छी है, क्या यह जनता का स्वास्थ्य है? जब सुना, राष्ट्रपति ने उसे कोरिया शीतकालीन चैंपियनशिप का नेतृत्व सौंपा। राष्ट्रपति उत्साहित होकर मैं तो राष्ट्रपति को चुनना सब राजनीतिक उपलब्धि। अगर वे जल्दी न हटते तो वह टोफू खा जाती। इस पागल महिला का नाम मीलन है। वह ऐसा इसलिए करती है क्योंकि चुनाव लड़ रही है ताकि मितव्ययी ही दिखे। राष्ट्रपति जमीन से जुड़ी। सड़क पर वोट मांगते समय वह लोगों से झूठ बोलती, भूतों से सच्चाई कहती, नन को अमिताभ की बातें सुनाती, भिक्षुओं को हेलेलुजा गाती, मध्यम आयु की महिलाओं को देखकर कहती उन्हें सुंदर ओप्पा दिलवाऊंगी। राष्ट्रपति, मैं तो गया। औपचारिक अवसरों पर वेशभूषा बदलकर स्थिति के अनुसार ढलती, बुजुर्गों को सम्मान देती। राष्ट्रपति हंसी से लोटपोट, पीछे से आंखें घुमाती। राष्ट्रपति, तुम पुराने दिए अभी तक मरे क्यों नहीं? रात को घर लौटते समय सफाई कर्मी से मिलने पर भी उसके प्रति सम्मान दिखाती। जब मैं चुनाव जीतूंगी आपको वेतन वृद्धि दिलाऊंगी। परिवार में सद्भाव दिखाने के लिए पति के साथ पड़ोसियों के सामने प्यार दिखाती। बैडमिंटन खेलने जाने का बहाना करती, फिर खेल जूते भूलने का बहाना बनाकर वापस घर चली जाती। लेकिन मीलन जैसी हैसियत वाली कैसे इतने पुराने इलाके में रह सकती है? यह पुराना छोटा घर बस उसके युवा कार्यकर्ताओं के लिए है। घर लौटकर दोनों हथियारबंद होकर छत से दूसरी इमारत पर पहुंचे। सहायक पहले से नीचे इंतजार कर रहा था, उन्हें एक शानदार बंगले तक ले गया और यही उनका असली घर था। इस आदमी ने आपको धोखा दिया। जनसेवक बनना आसान नहीं है। घर पर गोपनीय बातें करते हैं, इसलिए विदेशी बाहरी गूंगी आया रखी है। नानी की प्रतिक्रिया न देखकर मीलन को पूरी राहत मिली। वह वाकई सावधान थी। मीलन न सिर्फ जनता पर काम करती थी बल्कि प्रतिद्वंद्वियों को भी नहीं छोड़ा। राजनीतिक शो में जब प्रतिद्वंद्वी ने वित्तीय सवाल पूछे, वह न सिर्फ बचती रही बल्कि संवेदनशील मुद्दों से प्रतिद्वंद्वी को भड़काया और पहले से खरीदे गए निर्देशक ने तुरंत कैमरा बदला, सीधे प्रतिद्वंद्वी के चेहरे पर फोकस करके। जब कैमरा उसकी ओर मुड़ा तो वह दुखी दिखाई दी। मैंने अपनी सारी बचत गरीब छात्रों को दी। मेरी संपत्ति बस एक छोटा अपार्टमेंट है। बोलते बोलते वह 2 बार हिचकी, जिससे प्रतिद्वंद्वी हैरान रह गया। लेकिन शाम को शो में लड़ने वाले दोनों प्रतिद्वंद्वी निजी कमरे में शराब पी रहे थे। यह सब पहले से तय था। शो पर सिर्फ नाटक कर रहे थे। शो में सहयोग के लिए मीलन ने उन्हें स्टॉक टिप्स दिए ताकि वे महीने भर में हवेली और लग्जरी कार पा सकें। उनके चेहरे बाघ की आंखों के पीछे छिपे कैमरे में कैद हो गए। अच्छा हुआ कि वेटर और पापराजी का सौदा सहायक शाओ शुआई ने पीछा किया। जब पापराजी कार में बैठा, शाओ शुआई ने जल्दी से फोन निकाला नंबर प्लेट की फोटो लेने के लिए, लेकिन कैमरा सेल्फी मोड में था। निया को आमतौर पर कम आत्ममुग्ध होना चाहिए। अब 3 मुसीबतें हो गईं। अपने गंदे राज की चोरी छिपे तस्वीरें खींचने का पता चलते ही मीलन का चेहरा करेले जैसा कड़वा हो गया। वोट मांगने का मन भी नहीं था। अच्छा हुआ उसके पति ने मदद की। उस पापराजी को ढूंढकर कार दुर्घटना का बहाना बनाया, एक BMW मिनी के बदले सबूत वापस लिया। मीलन इतनी खुश थी कि वह अपने पति को बेडरूम में ले जाकर धन्यवाद देना चाहती थी। आधी रात को मीलन और पति के गहरी नींद में होने पर अचानक फोन आया और वे जल्दी से पहाड़ी पर एक किसान के घर पहुंचे। किसान के घर में एक बूढ़ा लेटा था। मीलन के पास आते ही उसने उसे एक बड़ा थप्पड़ मारा। पता चला कि यह बूढ़ा व्यक्ति मीलन की दादी थी। पिछले मीलन चुनाव में दादी को कैंसर का गलत निदान हुआ। मीलन ने वोट पाने के लिए दादी को एक मृत परोपकारी के रूप में पेश किया। मरने से पहले उसने अपना सारा सामान स्कूल को दान कर दिया था। एक परोपकारी के वंशज के रूप में वह दादी की इच्छा को भी आगे बढ़ाएगी, पूरे दिल से समाज में योगदान देगी। झूठ को उजागर होने से रोकने के लिए उसने अपनी दादी को सुनसान पहाड़ों में छिपा दिया। हर बार जब दादी उसे देखती, वह 2 मध्यमा उंगलियां दिखाकर उसकी प्रशंसा करती थी। दादी ने कहा, पास में इसकी रिसोर्ट बनने वाला है। मकान मालिक ने किराया रद्द कर दिया। ठीक है, हम आपके लिए फिर से एक गर्म और सुंदर जगह ढूंढेंगे। देखकर कि पहले दयालु और मासूम पोती अब झूठ की श्रृंखला में बदल गई है, दादी बहुत दुखी हुई। इसलिए दोनों के जाने के बाद उसने घर में सभी बड़ी और छोटी बुद्ध मूर्तियों को बाहर रख दिया। भगवान से प्रार्थना की कि वह पोती को दयालु बनाए और झूठ बोलना बंद करे। इधर मीलन के जूते बारिश में खराब हो गए। जब शाओ शुआई उसके जूते लाने कार के पास गया, उसने पत्थरों का ढेर देखा तो उसने पत्थरों के ढेर के सामने भी एक प्रार्थना की। महान बंदर राजा से प्रार्थना की कि वह उसके चुनाव मार्ग को आशीर्वाद दे, जैसे पश्चिम में धर्म ग्रंथ लेने का मार्ग चिकना था। जब दोनों की प्रार्थना पूरी हुई, बिजली और गड़गड़ाहट का एक बोल्ट नीचे गिरा, सीधे पत्थर के ढेर को विभाजित किया। लेकिन कोई बंदर राजा बाहर नहीं आया, बल्कि बहुत सारे जुगनू उड़ गए, जिससे मीलन डर गई। क्या यह बंदर राजा को विभाजित कर दिया? अगले दिन मीलन जागी। पति ने कहा उसकी माँ आने वाली है, लेकिन उसने पूछा वह मरी हुई बूढ़ी औरत फिर क्या चाहती है? सोचा कि गलत सुना है। तुमने अभी क्या कहा? लाइव शो में मेजबान ने पूछा, क्या वह घबराई हुई है? उसने कहा, राष्ट्रपति चुनाव तो नहीं है, घबराने वाली क्या बात? मेजबान ने देखा वह इतना बोलने की हिम्मत रखती है तो और मजेदार सवाल पूछे। मीलान न सिर्फ हर सवाल का जवाब देती है बल्कि कभी कभार गंदी बातें भी करती है, जिससे शो देखने वाले दर्शक हैरान रह जाते हैं। पूरी स्क्रीन 666 से भर जाती है। शो के बाद पति पत्नी शो की वजह से गाड़ी में लगातार झगड़ते रहे। शाओ शुआई ने बीच बचाव किया। वो बेवकूफ बॉस शायद हाल ही में बहुत थक गया है, बेवकूफ बॉस कहलाता है, बस एक निकम्मा आदमी है। बाय 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 सू, क्या तुम सच में मुझे सिर्फ इतना ही देखते हो? शो में अपनी बेलगाम बातों की वजह से उसने खुद को सीधे ट्रेंडिंग में पहुंचा दिया। वो अपनी नई किताब की लॉन्चिंग से खुद को साफ करना चाहता था, लेकिन जब रिपोर्टर ने पूछा कि उसकी किताब इतनी हिट क्यों है तो उसकी जुबान फिर से फिसलने लगी। अरे क्या मजाक है, सब कुछ मैंने अपने पैसे से खरीद कर जमाया है। तुम पकड़ो ना। और घर की मेलान इतनी सुंदर है, इतनी ज्यादा। अपने इस टूटे मुंह को ठीक करने के लिए वे तरह तरह के उपाय सोचने लगे। मनोचिकित्सक के पास गए। मेलान को डॉक्टर की बकबक पसंद नहीं आई, सीधे मनोचिकित्सक को खूब डांटा। फिर चीनी डॉक्टर के पास एक्यूपंक्चर के लिए गए। मुझे बताओ, ये 2 है, तुम ही 2 हो, तुम्हारा पूरा परिवार 2 है। वैज्ञानिक इलाज काम नहीं आया तो फिर कुछ अजीब तरीके ही आजमाने पड़ेंगे। फिर 2 नाचने वाले बुलाए। नाचते नाचते एक तांत्रिक रोने लगी। मेरी बड़ी टोकरी, तुम्हारी जीभ को लकवा कैसे हो गया?
मेलान ने सोचा ये माँ है, पर तांत्रिक ने कहा दादी की आत्मा मर जाओ तो अगर मेरी दादी जिंदा मुझे कहना मैं तो मान इस बूढ़े वांग के साथ बोचा हा। जब मेलान हिले अशे रेन शियन द्वारा अचानक एक आदमी मीलन के लिए राजनीति के लाचने के लिए मीलन पे कुछ भी यही राजनीति की महाहस्ती लगाने के लिए लोगों को शारीरिक हरकतें कर शियाउरे वाइन अलती द्वंद्वी के से मिलकर परिणाम जाकर इतने बड़े से वंशरी समर्थन कम कहीं शर्मा गए और फिर हुली रे नाते थोड़ा सब तो दिखाना पड़ेगा। आपने कहा इसकी योग से दौड़ने वाले तो डरने में से ने 100 से अधिक निर्देश गतिविधियों मुझे आपसे क्यों करनी चाहिए। मेरे अलजवान की विशेष नहीं खोज रहा हूं कि अनामियों को सुधारने के लिए प्रतिद्वंद्वी भी कमजोर नहीं पड़ी। उसने मीलन के बेटे के दोहरी नागरिकता का फायदा उठाया, अमेरिका भाग गया सैन्य सेवा से बचने के लिए। इस मोड़ पर आकर मीलन के पास कोई उपाय नहीं था, उसे अमेरिका से अपने बेटे को वापस लाना पड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेपर्दा होने के डर से उसने एक रात पहले खुद को बर्फीले पानी में भिगो लिया ताकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हकलाने से पहले बेहोश हो जाए। इन सभी चालों के बाद उसकी रैंकिंग वास्तव में बढ़ गई, लेकिन अच्छे दिन ज्यादा नहीं चले क्योंकि प्रतिस्पर्धी ने उसके मुंह की कमजोरी का पता लगा लिया। जानबूझकर उसके वोट मांगने की जगह पर आकर हंगामा किया। मीलन ने भी सच बोलना शुरू कर दिया। छोटे सहायक को नियंत्रित नहीं कर पाई, उसने जल्दी से चिल्लाकर कहा बम है। तभी यह संकट टल पाया, लेकिन अजीब बात यह है उसका हाल का सच बोलने का वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने के बाद उसे घर घर में जाना माना नाम बना दिया। लोगों को उससे नफरत नहीं हुई बल्कि उसे सीधा सच्चा माना, ईमानदार वोट पड़ते गए। उसके पक्ष में इस पर कौन तर्क करे। बूढ़े वांग ने देखा यह अच्छा मौका है तो उसने भी इसका फायदा उठाया। उसने मीलन को दे दिया सबसे ईमानदार उम्मीदवार का टैग ताकि वह वोट मांगते समय आसानी से बच सके और सिर्फ हल्के फुल्के सच बोले। लाइव बहस में प्रतिद्वंद्वी भी उसके अप्रत्याशित चालों से पूरी तरह हैरान रह गई। जब हारने लगी तो शौचालय जाने का बहाना बनाने लगी, लेकिन जब सफलता एक कदम दूर थी एक पत्रकार ने अचानक इंटरनेट पर खुलासा किया दादी के नाम का इस्तेमाल करके कॉलेज छात्र फंड बनाकर पैसे जमा किए। 150 अरब की राशि जीवित दादी इतनी नाराज हुई कि पोती से बात बंद कर दी। वह कचरा बीनने वाले के वेश में उसे ढूंढने इकाई में आई। बेशक मिलने पर औपचारिक अभिवादन जरूरी था। हा, तुम मरी हुई लड़की, झूठी कहो कि मैं चली गई, बस तुम मुझे स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई देती? तुमने मेरा नाम पैसे के लिए क्यों इस्तेमाल किया? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें नाम नहीं दिया? वास्तव में मीलन को इसके बारे में पता ही नहीं था। ये सब उसके बूढ़े साथी की योजना थी। सारा पैसा उसने हड़प लिया। मीलन को एक पैसा भी नहीं मिला। जब दादी को पता चला उन्होंने मीलन से बात करना बंद कर दिया और उसे बताया कि वह झूठ क्यों नहीं बोल सकती। मीलन ये जानकर सन्न रह गई। तुम बूढ़ी औरत, तुम इतने अनैतिक क्यों हो? अपनी पोती तक को धोखा देते। क्या मुझे पता था कि वह चीज इतनी चालाक है? मैं अक्सर पूजा करता हूँ पर कभी नहीं देखा उसे चमत्कार करते। कोई चारा नहीं, दोनों सिर्फ पत्थर के ढेर और दीवार पर मन्नत मांगने आए। अमिताभ बुद्ध, स्वर्गीय राजा, हलीलुया, दिव्य तत्व। मुझे माफ करें, मैं ज्वानतान को कोरिया का सबसे अच्छा शहर बना दूंगा, लेकिन यह असंभव है। आपने सच कहा। क्या सारे देवी देवता आपको माफ कर सकते हैं? न सिर्फ माफ नहीं किया, ये सब लाओ वांग ने भी देखा जो चुपके से पीछा कर रहा था। लाओ वांग ने देखा दादी जीवित हैं, वापस जाकर दूसरे प्रतिद्वंद्वी के शिविर में भाग गया। मीलन ने उसे ढूंढकर पूछा क्यों? कहाँ? राह अलग है, मैं उसे माफ नहीं कर सकता जो अपनों की जिंदगी का इस्तेमाल अपने भविष्य के लिए करता है। लेकिन इसी समय दादी वाकई बीमार हो गई और वह भी कैंसर से। मीलन आंसू बहाती दादी के कमरे में आई। इस बार दादी ने उसे डांटा नहीं बल्कि प्रोत्साहित किया। दादी ने कहा मुझे विश्वास है तुम एक महान राजनेता बनोगी, हिम्मत रखो। अस्पताल से निकलते ही मैं लाओ टाई से टकरा गया। अचानक लाओ टाई ने भी हार मान ली। उसे लगा अब कोई उम्मीद। निर्देशक भी दूसरे प्रतिद्वंद्वी को सत्ता दिलाने की योजना बना रहे थे। दादी के जीवित होने के बेशर्म हरकत ने मीलन को इतना गुस्सा दिलाया कि उसने मेरी दादी नहीं मरी। बोलते ही मीलन को एहसास हुआ कुछ गड़बड़ है, वह सामान्य हो गई, झूठ बोल सकती है। उसने जल्दी से पति को ढूंढा और खुशी खुशी यह अच्छी खबर सुनाई। लेकिन पति खुश नहीं हुआ क्योंकि दादी का अभी अभी निधन हुआ था। बेचारी दादी अंतिम संस्कार में अपनी तस्वीर भी नहीं लगा सकी। इसी समय दूसरा प्रतिद्वंद्वी परेशानी खड़ी करने आया, यह जांचने की ताबूत में वाकई दादी हैं या नहीं। दादी को शांति देने के लिए मीलन ने चुनाव से हटने और आत्मसमर्पण करने की घोषणा की। अपने अपराध कबूल करो। छोटे शुआई ने वह कैमरा ढूंढ लिया। मुझे पता है तुम्हारे पास बैकअप है, निकालो उसे। जियाओ शुआई ने अरबों की घड़ी निकाली, उस रात की चोरी से ली गई वीडियो से बदली और पापराजी की कार की चाबियां भी चुरा ली। जैसे ही वह जाने वाला था लाओ टाई के आदमी फिर से टकरा गए। ये लाओ वांग था जिसे लगा मीलन आसानी से हार नहीं मानेगी। उसने नंबर 2 से पूछा क्या मीलन के पास कोई सबूत है? नंबर 2 घबरा गया, बहुत कुछ था, इसलिए उसने जल्दी से लाओ टाई को हस्तक्षेप करने भेजा। सौभाग्य से जियाओ शुआई ने तुरंत पापराजी की कार ली और बच निकला। लेकिन प्रतिद्वंद्वी ने उन्हें देख लिया था, वह आसानी से हार कैसे मान। जैसे ही जियाओ शुआई ने मीलन को यूएसबी दी, लाओ वांग पीछे आ गया। एक आगे भागा, दूसरा पीछे से आया। तुम पागल हो, क्या करना चाहते हो? तुम गद्दार, क्या करना चाहते हो? मीलन भागते हुए पति को फोन कर मदद मांगी। अंत में दोनों गिरोह एक गली में मिले। महत्वपूर्ण समय पर ली चोंग के पति कुछ काम आए। टी और जियाओ शुआई की मदद से मीलन लाओ टाई और लाओ वांग से बच निकली, टैक्सी पकड़ी और उस रिपोर्टर को ढूंढ लिया। ये लो, इसे मेरा विवेक वापस पाने के लिए आपका इनाम समझो। लेकिन अचानक फोटोग्राफर ने गलत यूएसबी ली थी। उसमें उसकी नहीं बल्कि प्रतिद्वंद्वी की काली करतूतें थीं। जैसे सड़क पर पेशाब करना, महिला सहकर्मियों की स्कर्ट के नीचे की तस्वीरें लेना, यहाँ तक कि लाओ टाई के काले धंधे भी। अब अच्छा हुआ, फोटोग्राफर की एक गलती ने मीलन को प्रतिद्वंद्वी का भांडा फोड़ने में मदद की। लेकिन मीलन ने इस मौके का फायदा नहीं उठाया क्योंकि अब उसके पास विवेक था। उसने स्वयं आत्मसमर्पण कर दिया। इस कार्रवाई से तीसरी महिला पार्षद, जिसके पास सबसे कम मौका था, को बड़ा फायदा। 2 साल बाद मीलन जेल से बाहर आई। क्या आपके गंदे काम सिर्फ 2 साल में निपट गए? क्या सब कुछ साफ हो गया? बाहर आकर उसने न केवल एक किताब लिखी बल्कि सियोल के मेयर के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी भी की। लेकिन क्या यह हवा में महल बनाना नहीं करो, तुम कितने पागल थे जिसने अपनी इज्जत तक दांव पर लगाई। कौन तुम्हारा समर्थन करेगा? चुनाव हारने के बाद मीलन जीविका के लिए दादी के गृहनगर जियानयुआन रोड लौटी और शार्क डीलर बन गई।
और वह सहायक जियाओ शुआई जो पहले उसके पीछे था अब अपनी सारी महिमा खोकर कम कीमत पर काम कर रहा है। कभी कभी मीलन जियाओ शुआई से संपर्क करती और पूछती कि क्या हमारे पास फिर से जीवन के शिखर पर पहुंचने का बकवास कर रहे हो? तुम पहले से ही कांग्रेस की काली सूची में हो। वहाँ के लोग कहते हैं कि झूठ बोलने वालों से दूर रहना चाहिए। तभी पीछे एक बूढ़े ड्राइवर ने गाड़ी पलट दी और खुद को समुद्र में गिरा दिया। जल्द ही तट पर तमाशबीनों की भीड़ जमा हो गई जो ड्राइवर के लिए चिंतित थे। मीलन भी दौड़कर आई। तुम लोग सिर्फ देख क्यों रहे हो? उसे बचाने के लिए नीचे जाओ। मरो तुम लोग, मछुआरों को शर्मिंदा मत करो। कोई नीचे नहीं गया, मीलन को ही कूदना पड़ा। सच में वह बतख जैसी लग रही थी। जल्द ही उसके वीरतापूर्ण बचाव की कहानी फैल गई और इंटरनेट पर व्यापक चर्चा हुई। जब मीलन अस्पताल में जागी, उसका पति और भागा हुआ जियाओ शुआई पहले से ही बिस्तर के पास। वह मूर्ख बहन, शिखर पर वापस लौटने का समय आ गया है। तुम उसे बचाने गए, खुद सोचो। मैं उसे बचाने गया था। पति के कपड़े उतारकर अस्पताल से निकलते ही पत्रकारों ने घेर लिया और बचाव के दौरान उसकी मनोदशा पूछी। तुम क्या सोच रहे थे? बस एक धड़ाम के साथ कूद गई। किसी को तो नीचे जाना ही था, है ना? क्या तुम जियानयुआन रोड चुनाव में वापसी का मौका तलाश रही हो? किसी को तो लोगों के लिए कुछ करना था। हाँ, ऐसी ही बेतुकी बातें, कर्तव्य और साहस दिखाकर वह फिर से चुनावी राह पर चल पड़ी। पुरानी खिलाड़ी मीलन को वोट जुटाने का अच्छा अनुभव था। जहाँ भीड़ होती वहीं पहुंच जाती। गांव हो, सब्जी बाजार हो या सड़क पर मछली काटना, हर जगह अपनी जमीनी छवि दिखाती। लोगों से इतना प्यार, इसमें कोई संदेह नहीं। 0.8% के मामूली लाभ से वह जियानयुआन रोड के सर्वोच्च सिंहासन पर बैठ गया। कई वर्षों तक नेता न रहने के कारण मीलन अभी भी थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। ऐसे अधीनस्थों के साथ भ्रष्ट न होने की चिंता क्यों करें? नए अधिकारी तो हमेशा आग लगाते हैं। अपना मूल्य दिखाने के लिए मीलन ने बड़ा कदम उठाया। कहा कि भ्रष्टाचार से लड़ेगा और कोरिया का सबसे स्वच्छ शहर बनाएगा। सबसे पहले उन सट्टेबाजी वाली परियोजनाओं को रोकना था, जैसे बिना टूटी सड़कें जिन्हें हर साल ठीक किया जाता है, या बिना समस्या वाली इमारतें जिन्हें हर साल नवीनीकृत किया जाता है। ऐसा करना वाकई स्वच्छ है, लेकिन परिणाम यह हुआ कि निर्माण इकाइयां बंद या भंग हो गईं। मजदूरों को बड़े पैमाने पर छंटनी का सामना करना पड़ा। हर दिन दरवाजे पर विरोध करने वालों की संख्या बढ़ती गई। पूरे जियानयुआन रोड में सिर्फ सड़े अंडे का व्यापार ही प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि ऐसे में आगे बढ़ना मुश्किल था, वरना आधे साल में सेवानिवृत्त होना पड़ता।